गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओके, सो अभी तक अपन ने जैंगो में मॉडल्स को यूज़ करना सीख लिया, टेम्पलेट्स को रेंडर करना सीख लिया, व्यूज़ बनाना सीख लिया, यूआरएल सब कुछ सीख लिया। सो बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करो तो अपना जैंगो का कॉन्सेप्ट हो चुका है। ओके, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अलग अलग फीचर बनाने के लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। अलग अलग फीचर्स को हमको सोचना पड़ता है कि इस फीचर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए आज अपन एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, एक पुराना प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को अपन स्टेप बाय स्टेप बना के देखेंगे। पहले समझेंगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या रही, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बाद में हम उसको एक एक स्टेप के साथ बिल्ड करेंगे। ठीक है, जैंगो में अपनी पूरी वेबसाइट आज कोशिश करेंगे एटलीस्ट थोड़ा सा लुक्स ठीक हो और फंक्शनल हो, इतनी बन जाए। सो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आज उठा रहे हैं, और ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट का है। स्टॉक मार्केट के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी है। इस वेबसाइट का काम ये है कि जो यूज़र्स हैं, दो तरह के हैं, एक प्रीमियम टायर वाले और एक नॉर्मल टायर वाले। नॉर्मल यानी फ्री यूज़र, और प्रीमियम यानी कि जिनने पे कर रखा है वो यूज़र्स को बेसिकली अलग अलग कंपनीज का डेटा शो करना है। और डेटा कौन कौन से होंगे? वैसे तो बहुत तरह का डेटा होता है, ग्राफ होता है, लेकिन अभी इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए अपन इस 4 तरह के डेटा को ले लेंगे: करंट वैल्यू, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और एंट्री प्राइस। ओके, सो ये 4 वैल्यूज अपन ले लेंगे। अलग अलग कंपनीज हैं, कंपनीज कौन कौन सी होंगी? एक एडमिन पैनल होगा जहाँ से यूज़र इसको क्रिएट करेगा, और एडमिन पैनल के अलावा एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ से ये डेटा अपलोड हो सके। सो ये डेटा बेसिकली एक्सेल फाइल से अपलोड करना था यूज़र को, लेकिन हम इसलिए बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि हम इसको खुद एंटर कर सकें, अपडेट कर सकें। एक्सेल फाइल से अपलोड करने में कोई चेंज नहीं है, आपको सिर्फ फाइल इक्वल्स ऊपर लगाना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट फिलहाल अपने पास एक्सेल फाइल फॉर्मेट में वो डेटा नहीं है, तो वो डेटा अपन बनाने की जगह सीधा एंट्री दे देंगे, और इस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म रहेगा। बेसिकली जो एडमिन पैनल से कंपनी ने डेटा पुश किया वो यूजर्स को प्रेजेंट होगा। दैट्स इट। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? क्या बनाना है दोनों को? प्रियांशु, मानस, आवाज आ रही है? ओके, सो ये रिक्वायरमेंट है और इस वेबसाइट को बनाना है। प्लस एक रिक्वायरमेंट और है कि ये बहुत अच्छे से रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, बिकॉज जो यूज़र्स हैं क्लाइंट के वो ज़्यादा मोबाइल पे हैं और पीसी पे कम है। ओके, सो अब इस वेबसाइट पे काम शुरू करते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने, जिसको हमने कल तक छोड़ा था। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे हम। रिकॉर्डिंग चल रही है अभी भी, और कल का रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने अपलोड कर ही दिया था। परसों का रिकॉर्डेड लेक्चर अचानक पावर कट होने के कारण करप्ट हो गया था, सो वो अपलोड नहीं कर पाया मैं, बट कल का अपलोड कर दिया था, आज का अपलोड कर ही दूंगा। ओके, सो ये हमने बनाया था कल तक। अगर मैं साइन अप पे जाऊं, आज भी मैं लॉग्ड इन हूँ। लॉग इन पे जाऊं, आज भी मैं लॉग्ड इन हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। ओ वेट,
अब दिख रही है? ठीक है, तो कुल मिला के अपन ने ये एप्लीकेशन बनाई थी कल। लॉगिन और साइन अप 2 पेजेस हैं और साथ में एक डैशबोर्ड है। लॉगिन किए बिना अपन डैशबोर्ड को नहीं एक्सेस कर सकते। यहाँ अकाउंट लॉग्ड इन है तो डैशबोर्ड एक्सेसिबल है। ये सारी पाइपलाइन अपन ने कैसे डाली ये ज़रूरी है सीखना। तो अगर नहीं आता तो कल का वीडियो एक बार दोबारा देखना पड़ेगा आपको। अब अपन इसके आगे का काम शुरू कर रहे हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और ये जो डैशबोर्ड है, इसी डैशबोर्ड में हम अलग अलग कंपनीज का डेटा शो करेंगे। तो कंपनी, जहाँ बात आ गई किसी एक एंटिटी की, फॉर एग्जांपल कंपनी, वहाँ समझ जाना है कि अपन को एक मॉडल बनाना है। मॉडल क्या है? क्लास ही तो है। सबसे पहले अपन जाएंगे models.py में और कंपनी नाम का एक मॉडल बना लेंगे। क्लास कंपनी models.model और कंपनी का नाम हो जाएगा models.textfield डिफॉल्ट इक्वल्स empty। कंपनी का और क्या हो सकता है? एंट्री प्राइस models.integer field डिफॉल्ट इक्वल्स 0। ऐसे ही स्टॉप लॉस models.integer field default equals 0। take profit models.integer field default equals 0। और क्या बचा? current price models.integer जब अपना क्लास बन गई, अपन ने इनहेरिट किया है models.model से इस क्लास को और फिर ये एट्रीब्यूट्स बना लिए। जब ये बन गए डेटा मेंबर्स एट्रीब्यूट्स, तब हम एक फंक्शन बनाएंगे __str__ और सेल्फ आर्ग्यूमेंट जाएगा। रिटर्न कर देंगे एक प्राइमरी की। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या हो सकती है? नेम हो सकता है ऑब्वियसली, self.name रिटर्न कर दिया। ठीक है, मॉडल की क्लास बना लेने के बाद यहाँ मैंने किया क्या है? सिंपली एक क्लास बनाई है जिसको मैंने इनहेरिट किया है models.model वाली क्लास से और नेम, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और करंट प्राइस, ये 5 वेरिएबल बना लिए हैं। कैसे बनाए? models.textfield, models.integer field, इन सब का यूज़ करके और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिए सभी को empty string और 0। ठीक है, इसको 0 देना है। लास्ट में एक str फंक्शन बनाया इस क्लास के अंदर ही, जिसने अपनी प्राइमरी की रिटर्न कर दी self.name। अब हमको क्या करना है? इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं सर्वर को बंद करके लिखूंगा py manage.py make migrations app1। ये लिखने के बाद मॉडल कंपनी बन गया। अब मैं लिखूंगा py manage.py migrate। कल मैंने एक ब्लॉग डाला था API एजुकेशन पर। इस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि अपन को कैसे Django को इंस्टॉल करना है, ये सब सेटअप, माइग्रेशन वगैरह। माइग्रेशन तक शायद नहीं गए थे लेकिन सेटअप बता रखा है, तो उसको देख के अपने अपने कंप्यूटर पर Django सेटअप जरूर कर लेना ताकि ये सब प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, ओके। अब हम अपने सर्वर को दोबारा चला सकते हैं। सर्वर चला लिया, अब आगे का काम करेंगे। तो मॉडल बन गया। अब मुझे क्या करना है? ये जो dashboard.html है, यहाँ पे मुझे ये जो डैशबोर्ड पेज दिख रहा है ना, यहाँ मुझे अपनी कंपनी का डेटा शो करना है। सबसे पहले कुछ कंपनीज होंगी, कंपनी का डेटा आएगा तभी तो शो करेंगे, है ना। तो मैं एक पेज और बना लेता हूँ। मैं एक और पेज बनाऊंगा। एक और पेज कैसे बनाएंगे? एक नया व्यू बनाऊंगा एडमिन पैनल नाम से।
एडमिन पैनल बनाया मैंने। एडमिन पैनल के अंदर रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट admin.html, ठीक है। फिर मैंने टेम्पलेट्स के अंदर जाके admin.html नाम की एक फाइल बना ली और URLs के अंदर जाके एक पाथ सेव कर दिया, admin views.admin panel name equals admin panel। और ये ऊपर वाला जो एडमिन है, इसको जो डिफ़ॉल्ट था इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, अब हम एडमिन पे जाके देखते हैं और ये मेरा एडमिन पेज खुल गया। इस तरीके से हम एक एडमिन पैनल बना लेते हैं। अभी तक कोई डाउट? अभी तक तो जो कल किया था वैसा ही कुछ था। इंक्रीज साइज, समझ में आ रहा है? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके ओके, अब हमको कुछ ऐसा बनाना है जिससे एक नई कंपनी क्रिएट हो सके। कंपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो क्या बनाएंगे? प्रियांशु बताओ क्या बनाएंगे? कंपनी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है एडमिन पैनल में, क्या करेंगे? जरा सोचो। एक क्लास है जिसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कितना भी बता दूंगा प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। प्रियांशु आपने प्रैक्टिस की है? कल मैंने एक एक्सरसाइज दी थी, वो लॉगिन का फॉर्म बनाया था थोड़ा। तो ये प्रैक्टिस है ना, ये और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमाग में प्रैक्टिस से ही घुसती हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और फिर इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करना। रोज़ मैं जो भी बताता हूँ वो सेम चीज़ आप बनाने की कोशिश करो, अपने आप प्रैक्टिस उससे होगी। ओके, सो अभी अपन को क्या करना है? अपने एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हमको काय का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्वियसली बैकएंड का सारा लॉजिक हम views.py में लिखते हैं, तो हमको ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ एडमिन पैनल में कहीं बनेगा, क्योंकि एडमिन वाले पेज के अंदर अपन बना रहे हैं, तो एडमिन पैनल में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन ने मॉडल को यहाँ इंपोर्ट कर ही रखा है, तो बस हमें उस मॉडल जो क्लास है, जो कंपनी क्लास है, उसको कॉल ही तो करना है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको चाहिए कंटेंट, जो डेटा चाहिए वो। तो वो कहाँ से आएगा? उसके लिए मैं admin.html पे एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करता हूँ जो कि कंपनी का डेटा मेरे को ला करके दे। सो एडमिन पैनल मैंने नाम दे दिया। यहाँ मैं लगाऊंगा लोड स्टैटिक, और यहाँ मैं लगा देता हूँ इंक्लूड navbar.html। navbar लगा रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि अब ज़रूरत है। एंड देन मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक फॉर्म लगा देता हूँ। फॉर्म एक्शन की ज़रूरत नहीं है, मेथड इक्वल्स पोस्ट, और इस फॉर्म के अंदर मैंने लिख दिया CSRF टोकन। एक इनपुट दूंगा नेम का, सॉरी, एक इनपुट दूंगा टेक्स्ट टाइप का, नेम दे दूंगा नेम। आईडी की अपन को ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर दे दूंगा कंपनी नेम। फिर एक इनपुट दूंगा टेक्स्ट टाइप का या इंटीजर टाइप का दे देता हूँ, नंबर टाइप। क्या होगा? करंट प्राइस, सी प्राइस लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर करंट प्राइस। फिर एक इनपुट दूंगा, बताओ कौन से टाइप का?
मेरे को स्टॉप लॉस के लिए एक इनपुट बनाना है, कौन से टाइप का बनाऊं? स्टॉप लॉस के लिए एक इनपुट बनाना है, कौन से टाइप का बनाऊं? स्टॉप लॉस क्या है? मॉडल्स में जाके देखें। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस इक्वल्स मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड डिफॉल्ट इक्वल्स 0। तो अगर ये इंटीजर फील्ड है तो स्टॉप लॉस को मैं कौन से टाइप की वैल्यू दूंगा? कौन से टाइप की वैल्यू है स्टॉप लॉस? इंटीजर। नंबर। हाँ, तो मैं नंबर दे दूंगा HTML के अंदर। एस लॉस प्लेस होल्डर है स्टॉप लॉस। एक और इनपुट होगा नंबर टाइप का, इसका क्या नाम है? एंट्री प्राइस। आईडी की जरूरत नहीं है, ऊपर भी मैंने आईडी दे दी, इसको प्लेस होल्डर बनाना है। एंट्री प्राइस इनपुट नंबर। करंट प्राइस हो गया स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, टेक प्रॉफिट बाकी है। और एक इनपुट बताओ, लास्ट इनपुट कौन सा आएगा? नेक्स्ट इनपुट क्या आएगा? जो लास्ट इनपुट है वो कौन से टाइप का आएगा? लास्ट इनपुट अगर मैं इसको अभी सेव कर देता हूं और यहां रीलोड करता हूं तो कुड नॉट पास द रिमाइंडर navbar.html फ्रॉम navbar.html। एक सेकेंड, navbar.html नहीं है क्या यहाँ पे? है इंक्लूड navbar.html। अच्छा, यहाँ ये लगाना भूल गया मैं। ओके, ये दिख रहा है। अब ये जो दिख रहा है, क्या लगता है इसमें कुछ बाकी है? क्या बाकी है? क्या कौन सा इनपुट आना बाकी है? इसके अंदर सबमिट बटन बाकी है कि नहीं है? सबमिट कैसे करोगे? एंट्री तो कर दोगे डेटा के, सबमिट करने के लिए कोई बटन चाहिए ना। तो सबमिट करने के लिए कौन सा बटन, कौन से टाइप का इनपुट लगता है? सबमिट। import of submit type create company object। ठीक है, ये बना लिया, रीलोड किया, ये बन गया। अब थोड़ा सा ना आज अपन लुक्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। कल अपन सिर्फ फंक्शनैलिटी कर रहे थे, बट आज ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लुक्स के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि HTML CSS भी अपने कोर्स में इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले क्या करना है, admin.html को उठाऊंगा और इसके अंदर लगा दूंगा CSS। आर्यन, यस आयुष्मान। वेबडी की क्लास है। हाँ ठीक है, मैं वैसे एक बार चक्कर मारने आता हूँ। ओके, हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा आप कल अपने सिर्फ फंक्शनैलिटी की थी, आज लुक्स पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जो नैव बार है, नहीं सबसे पहले नैव बार नहीं, सबसे पहले हम इसी पेज को, सबसे पहले मार्जिन 0 लगाया, पैडिंग 0 लगाया, ताकि ऊपर का जो बॉर्डर है वो हट जाए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये नैव बार की बाउंड्रीज थोड़ा सा खिसक के आ रही हैं। मैं रीलोड करूँगा, चिपक गई, सही से अलाइन हो गया नैव बार। अब ये जो नैव बार है, इसके अंदर अपन को लिंक्स चेंज करने हैं। लिंक साइनअप वगैरह का नहीं रहेगा यहाँ पे। सो इसमें क्या क्या लिंक्स होंगे, अभी के लिए मैं सारे पेज मैंने बनाए नहीं है, तो इनको एम्प्टी रख देता हूँ। एम्प्टी रखने से वो पेज दोबारा रीलोड हो जाता है, जो करंट पेज होता है वही। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ
वॉच, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ डैशबोर्ड, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ प्रीमियम। ये मैंने 3 लिंक रख दिए और जो डैशबोर्ड वाला है उसमें डैशबोर्ड वाला यूआरएल दे दिया बस। तो डैशबोर्ड वाले पे क्लिक करने से क्या होगा, ये वाला डैशबोर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, एडमिन पेज का लिंक कभी भी नैव बार में नहीं देते, एडमिन पेज का लिंक कभी नैव बार में नहीं देते, कभी नहीं। ओके, सो एडमिन पे आए। अब इस नैव बार को, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट है, अपन को मोबाइल व्यू के हिसाब से बनाना है, तो अपन मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो फॉन्ट साइज बढ़ाना है। सो मैं इस नैव बार की जो फॉन्ट साइज है, पहले अपन लगाएंगे मीडिया क्वेरीज। प्रियांशु बताओ इन लाइंस का क्या मतलब है, इस लाइन का? ये मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट की लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। इससे ये होता है कि जो इसके अंदर अपन CSS लिखेंगे वो तब अप्लाई हो जाएगी जब अपने स्क्रीन की साइज 800 पिक्सल से कम हो, 800 पिक्सल या 800 पिक्सल से कम हो, तब इसके अंदर की CSS एक्टिवेट हो जाएगी। बस ये मतलब है इसका। तो इसके अंदर अपन जो भी CSS लिखना चाहते हैं वो एक्टिवेट होगी। तो सबसे पहले तो मैं navbar.html में हूँ, हाँ ठीक है। नैव के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। अब ये नैव के ऊपर बैकग्राउंड कलर तो मेरे को वैसे भी चाहिए नॉर्मल वेबसाइट में भी, तो मैं यहीं कर देता हूँ। नैव के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर लगा दिया मैंने ब्लू, एंड देखते हैं कैसा लग रहा है। ब्लू उतना नहीं, थोड़ा सा लाइट चाहिए, थोड़ा सा लाइट कर दिया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा डल लग रहा है, थोड़ा इसको एक्टिवेट करो। अब क्या करना है, मेरे को फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बॉर्डर हटाना है। बॉर्डर हटा देता हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। VH, अच्छा बताओ, जब मैं मोबाइल स्क्रीन देख रहा हूँ तो VH बढ़ा हुआ या VW, यूनिट कौन सी बड़ी है? VH। गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को अपन 5 VH रख के देख लेते हैं। और कलर जो है, अपन जब सिर्फ कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो बेसिकली फॉन्ट कलर ही है, क्योंकि वो फोरग्राउंड का कलर होता है। तो मैंने वाइट लिख दिया, रीलोड करा और देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। और ये जो कलर प्रॉपर्टी है, ये अपन देखें एलिमेंट कौन सा है, नैव के अंदर UL के अंदर LI है, तो अपन को उसके ऊपर कलर प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ। और ये ब्लैक है, इसको हटा देंगे। ओके, अब ये बड़ा कुछ ज़्यादा हो गया है, तो मैंने 5 VH रखा था, उसकी जगह मैं 2 VH रख देता हूँ। और अब मैं बार बार वहाँ जाके चेंज करने की जगह राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ नीचे मुझे इसकी स्टाइलिंग मिलेगी। और यहाँ जो मेरे को नीचे स्टाइलिंग मिल रही है ना, नैव एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ मेरे को इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, जैसे कि ये रहा फॉन्ट साइज़ 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 3.5 देखता हूँ, ये सही लग रहा है, तो मैं 3.5 रख देता हूँ। और इस तरीके से ये नेविगेशन बार अभी के लिए दिख रहा है। अच्छा, मोबाइल पे नेविगेशन बार ऐसा दिखता है क्या?
मोबाइल स्क्रीन पे नेविगेशन बार ऐसा ही होता है क्या? नहीं, नहीं, क्या होता है? लेफ्ट साइड में है। एक हैमबर्गर मीनू होता है, उसको हैमबर्गर मीनू कहते हैं, जहाँ आप ये देख सकते हो 3 डॉट्स आ गए, केवल एक लिंक यहाँ पे है और यहाँ पे ये 3 लाइन्स या 3 डॉट आ जाते हैं, जिससे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो ये मीनू जो होता है साइड में खुलता है। ये जो इंटरफेस है इसको हैमबर्गर मीनू कहते हैं और इसको अपन क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। फिलहाल अपन जो कर रहे थे वो कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट मेरे को चेंज सजेस्ट करेगा मानस, प्रियांशु नहीं बोलना। इसमें नेक्स्ट क्या चेंज करना है इसको अच्छा दिखाने के लिए? मानस, इसको अच्छा दिखाने के लिए क्या चेंज करूं? मानस, आर यू ऑनलाइन? बॉर्डर विड्थ कम कर सकते हैं। किसकी बॉर्डर विड्थ? बॉर्डर विड्थ किसकी कम करनी है? अंदर वालों की, मतलब इन इनपुट्स की बॉर्डर विड्थ कम करनी, ये आप कह रहे हो। इनपुट्स का अपन को बॉर्डर विड्थ कम करने के साथ साथ साइज बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा छोटा है, अपन को इनको अलाइन करना है एक सीधी कॉलम में। अभी ये उल्टे सीधे अलाइन हो रहे हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो यूएल है, नैव यूएल, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो ये तो नेविगेशन आ गया। मैं एडमिन पे जाता हूँ। एडमिन के अंदर फॉर्म जो है उसका डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सबसे पहले ये किया, सारे कॉलम में आ गए, नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, जो फॉर्म के अंदर इनपुट्स है ना, उनको स्टाइल करूँगा। तो विड्थ में रख देता हूँ 80 VW, यानी 80% ऑफ द टोटल विड्थ ऑफ द स्क्रीन, और हाइट रख देता हूँ 3VH, यानी 3% ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द स्क्रीन, और फॉन्ट साइज रख देता हूँ 2.5 VH, जो कि हाइट से थोड़ा सा कम हो, और बॉर्डर रख देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ओके, काइंड ऑफ बेटर। थोड़ा सा फॉर्म के अंदर मुझे गैप इंट्रोड्यूस करना है, तो 1 VW का गैप इंट्रोड्यूस कर दिया। VW का मैं VH कर देता हूँ। गैप इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, जो अंदर के कंस्टिट्यूएंट आइटम्स हैं उनके बीच में गैप आ जाएगा। अब मैं फॉर्म के ऊपर अलाइनमेंट लगाता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई फ्लेक्स स्टार्ट। एक सेकेंड, फॉर्म इनपुट पे लगा दिया मैंने शायद, ये मेरे को फॉर्म के ऊपर लगाना है। हाँ, और ये ऐसे आ गया। अब मेरे को फॉर्म को थोड़ी सी पैडिंग भी देनी है, 5 VW की मैंने पैडिंग दे दी, नाइस। थोड़ा सा और मैं इनका साइज बढ़ाना चाहता हूँ, 80 की जगह 90 कर दिया, हाइट में 3 की जगह 5 कर दिया, फॉन्ट साइज में 2.5 की जगह 4.5 कर दिया। ओके, फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 4.5 की जगह 3.5। ओके, और थोड़ा सा टेक्स्ट इंडेंट दूंगा, एक VW का टेक्स्ट इंडेंट। परफेक्ट। तो नाउ इट इज लुकिंग वे बेटर, राइट? एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पूरी बॉडी को। सो मैं डॉट कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, क्रीम कलर देता हूँ,
देखते हैं क्रीम कलर कैसा होता है। क्रीम नहीं है इसमें। अब जो डॉट कंटेनर है ये यहाँ आ जाएगा। कंटेनर क्लास का एक डिव एलिमेंट बना के डिव को नीचे ले गया और नाइस। अब इसके ऊपर अपन थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाएंगे। मिनिमम इसकी हाइट कर दो 100 VH, जिससे ये पूरा डाउन नीचे तक जाए। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा मैंने बॉडी के ऊपर या पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लगाया? वॉच प्रीमियम वाले का कलर चेंज हो जाता है इसलिए। किसका? स्नैप बार का? हाँ, नहीं, इसका कलर चेंज नहीं होता। ये तो नया बार से होता है। ये तो नैप बार अलग एलिमेंट है। मैंने पूरी बॉडी या पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी वो प्रॉपर्टी लग जाती है। इसका मतलब ये कि अपन को स्पेसिफिकली फिर हर एक एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर सेट करना ही पड़ता। इसलिए मैंने बॉडी या डॉक्यूमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया। ओके, सो ये अच्छा लग रहा है एडमिन पैनल, राइट? गुड। ओके, सो अभी के लिए अपन फ्रंट एंड को यहाँ इतना बना के छोड़ सकते हैं। बैक एंड पे आ जाए, फंक्शनैलिटी पे आ जाए। चलो एक थोड़ा सा ऐड ऑन कर ही देते हैं फ्रंट एंड में। क्रिएट न्यू कंपनी, क्रिएट की जगह ऐड होना चाहिए। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है प्रियांशु? फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करेंगे इस फॉर्म में? डेटाबेस पे ये डेटा स्टोर करके। वो अपन कौन सी फाइल्स में करते हैं बैकएंड का लॉजिक? व्यूज में। views.py में, बिल्कुल सही। तो views.py में चलते हैं। यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी अपने पास, इसलिए इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट जो है उसका मेथड पोस्ट है, अगर आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू आते हो तो आपका मेथड गेट होता है, लेकिन अगर फॉर्म के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो मेथड पोस्ट हो जाएगा। तो अगर रिक्वेस्ट की मेथड पोस्ट है तो क्या करना है? तो अपन को सबसे पहले तो ये जो सारे क्रेडेंशियल्स अपन ने एंटर करवाए हैं, ये क्रेडेंशियल्स स्टोर करने हैं वेरिएबल्स में। सो नेम हो जाएगा इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। और क्यों ना मैं इस पूरे फ्रेज को एक बार कॉपी कर लूँ, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े। नेम, फिर क्या हो जाएगा? करंट प्राइस इक्वल्स करंट प्राइस। फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस इक्वल्स स्टॉप लॉस। फिर क्या हो जाएगा? टेक प्रॉफिट इक्वल्स टेक प्रॉफिट। फिर क्या हो जाएगा? क्या एक चीज बची? एंट्री प्राइस इक्वल्स नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यह है कि सारा डेटा ले लेने के बाद में अपन एक कंपनी मॉडल जो है अपना, उस क्लास को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको ए के अंदर उस ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया। अब अपन सारे के सारे डेटा जो है उसको पास कर देंगे क्लास के अंदर।
यहाँ मैंने ये इंट फंक्शन क्यों लगाए हैं जबकि मैंने कल तो नहीं लगाए थे, और मैंने नेम में इंट फंक्शन क्यों नहीं लगाया? बताओ, कौन बताएगा? मैंने जो डेटा ले रहे हो इंटीजर है इसलिए। हाँ, जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग है, लेकिन जो डेटा अपन को चाहिए वो इंटीजर है, इसलिए लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, सेव करेंगे a.save से। अब कंपनी तो ऐड हो गई, बट अपन को यूजर को फ्रंट एंड पे कुछ तो सिग्नल देना है, तो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट बनाया, एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ अपन लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट इक्वल्स कंपनी एडेड सक्सेसफुली। ओके, अब कंपनी जो सक्सेसफुली ऐड हो गई, इस कॉन्टेक्स्ट को अपन भेज देते हैं HTML टेम्पलेट के साथ। और अब एडमिन वाले फाइल में भी वही सेम जावास्क्रिप्ट, जो अलर्ट मैसेज के लिए अपन ने जावास्क्रिप्ट बनाई थी, क्या सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड करेंगे इवेंट लिस्नर, फिर उसमें अपन चेक करेंगे डॉम कंटेंट लोड हुआ या नहीं, और अगर हो गया तो एक फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे, और फंक्शन के अंदर बॉडी क्या होगी, एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम का, जिसको वैल्यू दे देंगे जेंगो से आए हुए रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू। इसके बाद सेमीकोलन लगा के चेक करेंगे कि अगर रिजल्ट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, अलर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे और रिजल्ट पास कर देंगे, जो भी रिजल्ट है उसको अलर्ट कर दो, दैट्स इट। ओके, सो अब हमारा जो बैक एंड है वो भी बन चुका है, फ्रंट एंड है वो भी बन चुका है। टेस्ट करके देख लेते हैं। कंपनी का नाम मैंने ABC रख दिया, करंट प्राइस 1 2 3 4, क्रिएट पे क्लिक किया, कंपनी गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का नाम मिसमैच कर दिया, जो नाम मॉडल्स में वो लिखना चाहिए, तो मैंने पूरा पूरा नाम लिखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेते हैं। यहाँ सी प्राइस नहीं, करंट प्राइस आएगी। यहाँ एस लॉस नहीं, स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ टेक प्रॉफिट नहीं, टी प्रॉफिट नहीं, टेक प्रॉफिट आएगा। और यहाँ ई प्राइस नहीं, एंट्री प्राइस आएगी, और नेम तो वैसा ही रहेगा। कंटिन्यू, नेम एरर एट स्लैश सी प्राइस इज नॉट डिफाइंड, सो सी प्राइस कहाँ है? ओके, यहाँ पे भी चेंज करना है। करंट प्राइस, ओके ओके, वेट, यहाँ चेंज, मैं ये 2 कर्सर से करूँगा। करंट प्राइस, फिर स्टॉप लॉस, फिर टेक प्रॉफिट, और फिर एंट्री प्राइस। टेक प्रॉफिट की स्पेलिंग, कम ऑन, कंपनी एडेड सक्सेसफुली। ओके, एक कंपनी ऐड हो चुकी है, डैशबोर्ड के अंदर दिख नहीं रही अभी, लेकिन ऐड हो चुकी है। ओके, दोबारा ट्राई कर लेते हैं।
कंपनी एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया। अब अपन जाते हैं डैशबोर्ड पे और वहाँ जाके इसको दिखाते हैं कंपनी। तो वो कैसे करेंगे? अगेन डैशबोर्ड के अंदर हम एक कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हैं, राइट? सो कोई आइडिया, कोई बताएगा मुझे कि डैशबोर्ड पे ये कंपनीज डिस्प्ले कैसे होंगी? डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन फेच करके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? अरे गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ तो आइडिया बताओ। याद ही नहीं आ रहा। नहीं, याद आने मैंने बताया ही नहीं है कभी, याद कैसे आएगा? ये याद आने वाली चीज नहीं है, ये सोच के खुद सोल्यूशन निकालने वाली यार चीज़। ने डिस्प्ले करने का तो बताया था शायद। अच्छा, बताया था क्या पहले? अरे फिर भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब देखो, याद करने की कोशिश मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम ये है, मॉडल्स में एक मॉडल है जिसके अंदर अपने पास डेटा है, उस मॉडल में से जो डेटा है वो अपन को डैशबोर्ड वाले पेज पे डिस्प्ले करवाना है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो सबसे पहले डेटा को निकालना पड़ेगा। बैकएंड का सारा काम व्यूज में होता है, डैशबोर्ड वाले पेज की बात चल रही है, यानी डैशबोर्ड वाले पेज में ही निकालेंगे। डेटा को निकालना है, निकाल के कहाँ भेजना है? यूज़र के पास भेजना है, उसके ब्राउज़र में भेजना है, तभी तो वो डिस्प्ले करेगा। ब्राउज़र में भेजने का तरीका कॉन्टेक्स्ट, यानी कि मॉडल में से सारा डेटा निकाल के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यूज़र के पास भेजना है। अब जो कॉन्टेक्स्ट में डेटा आया उसको डिस्प्ले कराना है तो HTML फाइल पे आ जाते हैं। HTML फाइल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट में डेटा है उसको अपन पैराग्राफ, हेडिंग, इन सब टैग्स की मदद से डिस्प्ले कर देंगे। कम हो गया। लेट्स स्टार्ट। views.py में जाएंगे, ऑलरेडी उसी में है, डैशबोर्ड वाले एरिया में। चलो ये तो कुछ नहीं है। डैशबोर्ड में अपन एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बना लेने के बाद में जितनी भी कंपनीज है सबको लोड करके कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे। फॉर आई इन कंपनी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसमें यही कर रहे हैं ना, जो अपन यूजर अपन को डेटा दे रहा है उसको अपन स्टोर कर रहे हैं प्रॉपर मैनर में। हाँ, और फिर डिस्प्ले कर रहे हैं अपने बैकएंड पे, मतलब अपने पास में। हाँ, मैंने क्या किया, डिक्शनरी है कॉन्टेक्स्ट, तो कंपनीज नाम की एक स्ट्रिंग मैंने की के रूप में दे दी और एक एम्प्टी लिस्ट दे दी। अब मैं इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा सारी की सारी चीज़ें। तो कैसे? कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कंपनीज हैं उसमें मैं अपेंड कर दूंगा। अपेंड क्या करूंगा? अगेन एक लिस्ट। अब इस लिस्ट में क्या होगा? सबसे पहले आई डॉट नेम होगा, आई डॉट स्टॉप लॉस होगा, आई डॉट करंट प्राइस होगा, आई डॉट टेक प्रॉफिट होगा, आई डॉट क्या होगा? हो गया क्या? स्टॉप लॉस, करंट प्राइस, टेक प्रॉफिट। मैं हमेशा इनमें से एक भूल के जाता हूँ। ई प्राइस। हाँ, एंट्री प्राइस। ओके, तो ये लिस्ट ऐड कर दी। अब इसका ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले नेम है, फिर स्टॉप लॉस, फिर करंट प्राइस, फिर टेक प्रॉफिट और फिर एंट्री प्राइस। इसी ऑर्डर में अपन चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 तक जा रही है। 0 to 4 5 एलिमेंट है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट बना इसको अपन डैशबोर्ड के साथ सेंड कर देंगे। अब कॉन्टेक्स्ट सेंड हो गया, मॉडल में से डेटा उठ गया, कॉन्टेक्स्ट सेंड हो गया। चलो फिर से dashboard.html पे, एंड यहाँ पे हमको अब उस कॉन्टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो भाई साहब नैव बार लगाओ। navbar.html लगा दिया, लोड स्टैटिक लगा हुआ है। अब मुझे डिस्प्ले करना है। क्या मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज थी तो एक लूप का इस्तेमाल किया इन कंपनीज को डेटाबेस में से उठा के कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए। और अगर
डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए लूप का यूज करना पड़ रहा है, तो उसे डिस्प्ले करने के लिए भी लूप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी हैं। और HTML के अंदर लूप होते हैं क्या? HTML के अंदर कोई लूप होता है क्या? नहीं। तो लूप कहाँ से लाएंगे? जावास्क्रिप्ट। नहीं, वही तो अपन जैंगो यूज कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट में माथा फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैंगो टेम्पलेटिंग, जावा स्क्रिप्ट का कोड बनाओगे, इसका कम से कम 25-30 लाइन का कोड बनेगा। जैंगो टेम्पलेटिंग ये काम 2 लाइन में कर देगा। कैसे? फॉर आई इन कंपनीज, एंड फॉर, पूरा जो अपन ने कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंपनीज नाम का वेरिएबल भेजा है ना, ये एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रैवर्स करने के लिए लूप लग गया है। जैंगो टेम्पलेटिंग, अब ये करेगा क्या? जैंगो भी जावास्क्रिप्ट ही लगाएगा। जैंगो टेम्पलेटिंग इन टैग्स को पढ़ के उस हिसाब से अप्रोप्रिएट जावास्क्रिप्ट लगा देगा। अपन को जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और अब अपन को बस अंदर का लॉजिक लिख देना है। लॉजिक क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक कार्ड बनाएंगे। इस कार्ड के अंदर H1 लगा लिया, कंपनी का नाम ऑब्वियसली I.0 डॉट, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह डॉट यूज हो रहा है, क्यों? बस सिंटैक्स है। और ब्रेसेस लगाने हैं ऑब्वियसली डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। फिर एक P लगा देंगे, या ऐसा करते हैं एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक Li I.1, फिर Li I.2, फिर Li I.3, फिर Li I.4। 0 to 4 सब कुछ डेटा अपन ने डिस्प्ले कर दिया। अब ये एक कार्ड बन गया। ओके, सो अब देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं और देखो डिस्प्ले हो गया डेटा। अब मैं यहाँ पे लेबल भी लगा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या था अपना? सबसे पहले नेम, फिर स्टॉप लॉस, करंट प्राइस, टेक प्रॉफिट, एंट्री प्राइस। याद दिलाना मेरे को, ये ऑर्डर याद रखना। नेम, स्टॉप लॉस, करंट प्राइस, टेक प्रॉफिट, एंट्री प्राइस। तो नेम के बाद क्या है? स्टॉप लॉस, फिर करंट प्राइस, फिर टेक प्रॉफिट, एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस। ये ऑर्डर अगर गलत हो गया तो डेटा इनएक्यूरेट हो जाएगा। ये आ गया। अब अपन ने डिस्प्ले तो कर दिया सक्सेसफुली, थोड़ा सा क्या करना है? लुक सुधारना है। तो आ जाओ CSS पे। अब अपन ये अपन थोड़ा पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ये वाला किया हुआ है एक बार पहले। ओके, हो सकता है, मुझे याद नहीं है, अगर किया होगा तो भी। अब अपन ने एक कार्ड बनाया और इस कार्ड में बेसिकली मैंने आपको बताया ना मीटिंग के स्टार्टिंग में कि अपन कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। अपन को अब क्या करना है? अपन सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है ये बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अपन सब पढ़ चुके हैं, टेम्पलेटिंग भी पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट जितनी चाहिए पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। ओके, सो अब ये जो डॉट कार्ड है, डॉट कार्ड मतलब जो क्लास है कार्ड डिवीजन की, उसमें मैंने क्या लिखा? सबसे पहले तो एक बॉर्डर लगा देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। इसको पूरी विड्थ में लगा देते हैं या आधी विड्थ में, 40 VW लगा देते हैं। 40 VW के बाद में या चलो पूरा ही लगा देते हैं, 40 नहीं लगाते, 80 VW। पूरी विड्थ कितनी होती है? 100। तो मैंने 80 क्यों लगाई है? स्पेस छोड़ने के लिए। दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है मेरे को, उसमें भी अपन को विड्थ एक मैथमेटिकली काउंट करके चलना पड़ता है, वरना पेज ओवरफ्लो होने लगता है। उसका भी इलाज है, ओवरफ्लो को हिडन कर दो।
लेकिन उससे कंटेंट हिडन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है मैथमेटिकली कैलकुलेट करते चलो आप साइज किसका कितना किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। ठीक है, 2 पिक्सल बॉर्डर का साइज हो गया और 80 VW विड्थ का साइज हो गया। अब पिक्सल और VW में ऐड कैसे करना, झंझट छोड़ो, थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर पे भी आ जाता है, 2 पिक्सल से इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो विड्थ 80 VW दे दी, हाइट क्या दें, हाइट ऑटो जितने में आ रही है उतने में दे दो। फिर डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं, रो अलाइन कर देते हैं, सेंटर जस्टिफाई कर देते हैं, स्पेस बिटवीन, और देखते हैं कैसा लग रहा है। ये एक लिस्ट है, सो बेसिकली मेरे को इस लिस्ट के ऊपर भी यही सेम CSS लगानी है, डॉट कार्ड OL, इस पर भी सेम चीज़ लग गई एंड नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, 2 चीज़ें और, एक तो इसके अंदर गैप लगा देता हूँ 1 VW का, और एक OL के ऊपर डॉट कार्ड OL के ऊपर बॉर्डर जो है नन कर देता हूँ, हटा दिया बॉर्डर। यप, गुड। और गैप 1 VW से काम नहीं चल रहा, स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस इवनली करते हैं। यस, अब मेरे को एक कंटेनर बनाना है जिसके अंदर मैं सारे कार्ड्स को स्टोर करूं। div डॉट div डॉट कंटेनर, div को नीचे ले जाऊंगा, कंटेनर के ऊपर लगा दो CSS, विड्थ दे दूंगा मैं 100 VW, अब इसको 100 दी क्योंकि मुझे मार्जिन नहीं चाहिए। हाइट दे दूंगा 100 VH, ओवरफ्लो इन Y दे दूंगा स्क्रोल, ओवरफ्लो इन X दे दूंगा हिडन, और डिस्प्ले दे दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन सेंटर जस्टिफाई फ्लेक्स स्टार्ट। ये CSS प्रॉपर्टीज हैं, लग गई, नाइस। अब एक सेकेंड, अच्छा एंड फॉर मेरे को थोड़ा सा ऊपर लगाना है, ये लग गया। अब इस कंटेनर के अंदर गैप प्रॉपर्टी और लगा देते हैं, नाइस। थोड़ा सा जो कार्ड है इसके बॉर्डर को पतला करेंगे और इसके होवर पर कुछ लगाएंगे, डॉट कार्ड होवर, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया। सो बेसिकली जब अपन होवर करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, एंड कर्सर को पॉइंटर कर दिया। कंटेनर के अंदर पैडिंग लगा देते हैं, 5 VW की पैडिंग लग गई, 5 कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया, ये लग गई 5 VW की पैडिंग। अब आप देख सकते हैं नीचे एक X में स्क्रोल आ गया है। इस X के स्क्रोल का क्या इलाज है, कैलकुलेशन सही करो। तो कैलकुलेशन सही कैसे करना है, जो कंटेनर है इसको 90 VH दे दिया, अभी भी ये नहीं जा रहा। जो नया बार है, नया बार को चेक करते हैं, इसकी विड्थ कितनी है, 100 हो रही है, इसको भी 90 देते हैं, अभी भी है। तो बताओ अब किस रीजन से हो सकती है विड्थ। तो मैं एक काम करता हूँ, कंटेनर को मैक्स विड्थ दे देता हूँ, विड्थ की जगह मैक्स विड्थ, यस हट गया।
सब चीज़ें सही कर दो अपने हिसाब से। हाइट कर दी मैंने 90 की जगह। हाँ, और नैव बार को भी 100 कर दो। ये हो गया। अभी भी हल्का सा ओवरफ्लो आ रहा है। बट ये 90 है क्या? कंटेनर की मैक्स विड्थ हाइट 100 ठीक है। मैक्स विड्थ 100 VW, कार्ड की 80 VW। कंटेनर पे एक बॉर्डर लगाता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक नहीं रेड। जो कंटेनर है वो तो यहीं ख़त्म हो गया, तो कंटेनर नहीं कॉज कर रहा है इसको, ये इसको कॉज कर रहा है नैव बार 95। कम हो गया तो मैं नैव बार को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके इसका साइज़ देख लेता हूँ क्या सही रहेगा। जो विड्थ है 98, 99, 98, 98.2, 4, 3, 2, 1। नाइन्टी 8.3 लगाना है मेरे को। ओके, हल्का फुल्का तो आ ही रहा है, इसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतने हल्के फुल्के से फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस तरीके से हमने डेटा को डिस्प्ले कर दिया। सो अब हम कंपनीज बना के और डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर से एडमिन पैनल पे जाते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं, कंपनी XYZ, कुछ तो भी अपन वैल्यूज़ दे देंगे। क्रिएट किया, हो गया। फिर से डैशबोर्ड पे गए, ये वाली कंपनी यहाँ डिस्प्ले हुई। ओके, सो ये अभी हमने एक रिक्वायरमेंट पूरी की है, इसमें और भी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आने वाले दिन में अपन और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आज का जो कॉन्सेप्ट था समझ में आया? कोई दिक्कत? माइनस का आ गया? कितनी देर से गया ये? 20-25 मिनट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को दोबारा देखना और अपने आप करने की कोशिश करना इतना डेवलप, यही आज की एक्सरसाइज है। मेरे को खाली एक ही बंदा दिख रहा है जो एक्चुअली जैंगो सीख के जाएगा इस क्लास से। ओके, थैंक यू प्रियांशु। कोई डाउट है आपको?